नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट और मैं हूं आपके साथ आलोक। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मध्य प्रदेश में भी नेताओं ने अपनी अपनी कमर कस ली है। इसी बीच पूर्व सीएम दिग्विजय ने राजगढ़ को जीतने का विजय प्लान बनाया है। पूर्व सीएम एक बार फिर पदयात्रा करने जा रहे हैं। दिग्विजय राजगढ़ लोकसभा में आने वाली 8 विधानसभा में पदयात्रा करेंगे। बताया जा रहा है कि यात्रा 31 मार्च को आगर मालवा जिले के सुसनेर विधानसभा से शुरू होगी। एक विधानसभा में 20 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इस पदयात्रा के जरिए जनता से कनेक्ट होने की रणनीति होगी। वहीं विधानसभा के क्षेत्रीय नेता भी 20-20 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। जहां दिग्विजय सिंह नहीं पहुंचेंगे वहां पर क्षेत्रीय नेता करेंगे। तो 20-20 किलोमीटर की 2 पदयात्रा करेंगे। एक विधानसभा में 60 किलोमीटर पैदल यात्रा करने की रणनीति बनाई गई। बता दें कि दिग्विजय सिंह करीब 30 साल बाद अपने गढ़ राजगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिलहाल इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जरा कुछ बयान भी अपने दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे। देखिए, दिग्विजय सिंह जी इस तरह के प्रपंच चुनाव से पहले हमेशा ही करते आए हैं। 18 में वो नर्मदा यात्रा पर निकले थे और नर्मदा यात्रा के माध्यम से उन्होंने जनता के बीच गए सब बातें की और अपनी बात रखने का काम करते हैं। और अब भी फिर वो एक पैदल यात्रा पर निकल रहे हैं। पर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता भली भांति दिग्विजय सिंह जी को पहचान गई है और पूरे देश की भावनाओं की कद्र करते हुए राजगढ़ की जनता दिग्विजय सिंह जी को इस बार घर बिठाने का काम करेगी। बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए और भारतीय जनता पार्टी में खलबली कल से ही देखने को मिल रही है जब से ये ऐलान हुआ है। दिग्विजय सिंह जी ने राजगढ़ लोकसभा के चुनाव को पूरी तरह से एक ही बयान से और एक ही फैसले से पलट दिया है। दिग्विजय सिंह जी पदयात्राएं करते रहते हैं, जनता के बीच जाते रहते हैं। पूरे क्षेत्र को पदयात्रा के माध्यम से जब दिग्विजय सिंह जी कवर करेंगे, जनता जनार्दन जो है उसका दुख दर्द सामने आएगा, जुड़ाव एक जो है सामने आएगा। और अपने परिवार से मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी भी आश्वस्त है और बीजेपी भी आश्वस्त है कि दिग्विजय सिंह जी चुनाव बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। तो दिग्विजय सिंह जाएंगे और इस पदयात्रा के जरिए लोगों से मिलेंगे, उनसे रूबरू होंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे। तो आने वाले समय में कांग्रेस साफ तौर पर इस बात को लेकर के कह रही है कि जब पदयात्रा के जरिए जब जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो जनता का जो है, जो उन्हें जो वोट वो भी मिलेगा, जनता का प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा। तो क्या है दिग्विजय का विनिंग प्लान? तो 30 साल बाद अपने गढ़ राजगढ़ से लोकसभा चुनाव का रण किस तरीके से आगाज किया है दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय की रणनीति क्या दिलाएगी जीत? सबसे बड़ा सवाल। दिग्विजय सिंह इस यात्राओं के जरिए क्या चुनावी नैया पार लगेगी? तो लगातार इस तरीके से कांग्रेस को लेकर के बात करें तो कांग्रेस की इस सीट को लेकर के अब कहीं ना कहीं बीजेपी में भी थोड़ी सी खलबली जरूर मची है। इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता। तो राजगढ़ में किसका किला रहेगा और किसका बचेगा, ये एक बड़ा सवाल। तो दिग्विजय की रणनीति क्या दिलाएगी जीत और बीजेपी का क्या कुछ प्लान है, आज जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उन मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करवाना चाहूंगा। तो हमारे साथ वाणी अहलूवालिया जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। वाणी अहलूवालिया जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। रोशनी यादव जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस की। रोशनी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। रमेश जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। बहुत सारी चीजों को आपसे जानूंगा और समझूंगा, लेकिन पहला सवाल आज मैं रोशनी यादव जी आपसे करूंगा, प्रवक्ता है कांग्रेस की। दिग्विजय सिंह करीब 30 साल बाद अपने गढ़ राजगढ़ से लोकसभा चुनाव का आगाज कर रहे हैं, या यूं कहें कि लड़ रहे हैं। किस तरीके से उनकी प्रबल दावेदारी नजर आ रही है रोशनी जी? के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं और कार्यकर्ताओं को हमेशा मजबूती और संघर्ष और संगठन को गढ़ने का बहुत ही उत्तम कार्य उन्होंने किया है। और आज पार्टी ने एक जिम्मेदारी के रूप में उनको लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। तो मुझे लगता है आज जो
यात्रा प्रारंभ करने की एक शुरुआत की है, क्योंकि पूर्व में भी नर्मदा यात्रा करके उन्होंने मध्य प्रदेश को लेकर के एक बहुत बड़ा संदेश दिया था और लगभग 110 विधानसभाओं का भ्रमण किया था। और हमने उस यात्रा से बीजेपी को बहुत बड़ी शिकस्त मिली थी, जिससे वो बहुत परेशान थे, हैरान थे। और मुझे लगता है कि आज राजगढ़ की जनता भी, जब हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी हर विधानसभा में, हर कार्यकर्ता के घर में और उनके मन में उतरेंगे, जी तो ये एक मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा संदेश होगा। और ठीक है। मुझे लगता है इस जी। यात्रा के शुभ संकेत हमें मिलेंगे। वाणी आहलूवालिया जी, जब जनता के बीच जाएंगे दिग्विजय सिंह जी, कहा जा रहा है कि लोगों के मन में उतरेंगे, उनसे इंटरेक्शन होगा, उनसे बढ़ेंगे, लोग मिलेंगे, अपनी समस्याओं को बताया करेंगे, तो जरूर हालात परिस्थितियां बदलेंगी कहीं ना कहीं। इसको लेकर के कुछ टेंशन है क्या? कोई टेंशन नहीं है। नमस्कार सबको। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो बंटाधार नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, इनको तो साध्वी जी ने खदेड़ा था भोपाल में जब ये हारे थे, और अब मजबूरी में यहाँ से लड़वा रहे हैं। ये तो वरिष्ठ नेता मैदान में उतरना नहीं चाह रहे थे, और ये तो इतने बड़े ये कोई जनसैलाब इकट्ठा करने में कभी योग्य हुआ ही नहीं है, क्योंकि इनका जो रुख हुआ है हमेशा गलत बयान देना, कटु शब्द इस्तेमाल करना, महिलाओं के प्रति बहुत ही ओछे विचार रखना। उसके साथ ही हमारा आपका पुराना अनुभव ये रहा है कि ये हमेशा देश विरोधी, हिंदू विरोधी जो भी की विचारधारा है, भगवान जाने कहाँ से आती है, लेकिन हमेशा टिप्पणी उस पर करते हैं। और एक चीज और, जब दिग्विजय सिंह जी यात्रा पर निकलते हैं तो हमेशा लोग छट जाते हैं, और ये क्या है, सभा के लिए अब इनके पास जन सैलाब कहाँ से आएगा, तो यात्रा ही पैदल करनी पड़ेगी जनसंपर्क के लिए। मैं तो भाई साहब प्रार्थना कर रही हूँ कि माँ बगलामुखी इनको हौसला दे अच्छे विचारों के लिए, शुद्ध विचार आए, और आने वाले दिनों में प्रचंड हार के लिए भी इन्हें तैयारी मिले, मानसिक तैयारी मिले। चलिए देखिए, अभी से शुभकामनाएं मिलने लगी, अब तो बीजेपी भी शुभकामनाएं दे रही है। मैं आऊंगा अभी वाणी जी के पास, लेकिन मैं एक सवाल जरा वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। रमेश शर्मा जी, कांग्रेस लगातार किस तरीके से, इससे पहले अगर केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के बात करें, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, हर स्टेट से, तमाम स्टेट से होकर के गुजरी, और अब दिग्विजय सिंह की इस पदयात्रा को लेकर, दिग्विजय सिंह इससे भी पहले तमाम जिलों में पदयात्रा अपनी कर चुके हैं, उसका आगाज तो, लेकिन उस पर अब सियासत हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप सर? देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि जब पदयात्रा कोई नेता करते हैं तो उसका जनता पर प्रभाव पड़ता है। अगर गांधी जी का प्रभाव पड़ा था, या शिवराज जी का प्रभाव पड़ा था, या सुंदरलाल जी पटवा का प्रभाव पड़ा था, तो ये पदयात्राओं के कारण ही पड़ा था। और 2018 में कांग्रेस को जो लाभ हुआ था वो पदयात्रा का ही लाभ हुआ, और उसी फार्मूले को दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ में अपनाना चाहते हैं। लेकिन राजगढ़ में वाकई दिग्विजय सिंह जी के उतर जाने से वहां का जो चुनाव है वो दिलचस्प हो गया। दिग्विजय सिंह जी के अलावा कोई अगर और होता तो स्वाभाविक रूप से मेरी दृष्टि में भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे होती, लेकिन दिग्विजय सिंह जी वहां से उतर गए तो वो मुकाबला लगभग रोचक और बराबरी जैसा हुआ। उसका एक कारण है कि उस पूरे संसदीय क्षेत्र में दिग्विजय सिंह जी का जो राज परिवार है उसका बड़ा प्रभाव है। मेरे ख्याल से 3 या 4 बार लक्ष्मण सिंह जीते हैं, वो कांग्रेस से भी जीते हैं और भाजपा से भी जीते हैं, और 2 बार दिग्विजय सिंह जी वहां पर सांसद रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 6 बार वो इस परिवार का वहां पर नेतृत्व रहा है। और रोडमल नागर जी एक सामान्य परिवार के लेकिन बहुत सक्रिय कार्यकर्ता भाजपा के हैं, तो चूंकि उनकी सक्रियता के कारण कहीं ना कहीं प्रभाव उनका भी है। और 67 में जनसंघ यहाँ पर काफी स्थापित हो गया था, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी से संघ के कई प्रचारक भी निकले हैं। तो मोटे तौर पर ये मुकाबला जो है वो बहुत रोचक हो गया है, और स्वाभाविक रूप से इसके परिणाम अब देखने लायक होंगे कि क्या बनता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब एक तरफा नहीं कहा जा सकता, थोड़ा दिलचस्प जरूर हो गया है। रोशनी यादव जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, इस यात्रा के जरिए पब्लिक को कितना कनेक्ट कर पाएंगे और किस तरीके का प्लान है, जरा दर्शकों को भी बताइए। देखिए, अभी मेरी मित्र मीना जी ने कहा, एक जिक्र किया उन्होंने साध्वी जी का, कि उन्होंने जो है दिग्विजय सिंह जी को शिकस्त दी और एक बंटाधार उन्होंने नाम दिया। तो ये जो गलत बयानबाजी की बात कर रही थी, तो मुझे लगता है कि वो साध्वी जी भी गलत बयानबाजी करके एक तो प्रज्ञा जी का टिकट काट दिया,
ये जहां महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो भाजपा कितना अनादर कर रही है। एक हमारे बुंदेलखंड से उमा भारती जी, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रही, आज उनकी भी गलत बयानबाजी से और कहीं ना कहीं बीजेपी से उन्होंने किनारा काटा है। और बीजेपी किस तरीके से महिला सशक्तिकरण को दबाने का काम करती है, और आज लगातार बीजेपी के नेताओं द्वारा किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी आंखें बंद करके सो रही है। अब चूंकि आपने मुझसे यात्रा की सवाल की बात की है, तो जब नर्मदा यात्रा लगभग मुझे लगता है 3000 किलोमीटर के ऊपर ये यात्रा में चले थे, और उस समय पे कार्यकर्ताओं से कनेक्ट होकर के जो आज मध्य प्रदेश जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस प्रकार से महिलाओं को असम्मानित किया जा रहा है, युवा बेरोजगारी के आलम में चल रहे हैं, तो यात्रा से हमने जो भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए जो सबूत इकट्ठे किए थे उस समय यात्रा में, वो इन भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा लगने जैसा था। रोशनी यादव जी, ऐसा ही कुछ बयान विधानसभा चुनाव के पहले भी कुछ दिए जा रहे थे, लेकिन कुछ हालात नहीं बदले, कुछ परिस्थितियां बदली नहीं और जनता के बीच ये मैसेज जा नहीं पाया। क्या कमी रह गई? देखिए, हो सकती है हमारी कभी जो हमें रिजल्ट मिला उसको हम स्वीकारते हैं और एक नए तरीके से हम संगठन को मजबूत करके अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज जो मध्य प्रदेश की आम जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, और ये जो महिला सम्मान की बात करते हैं, क्योंकि ये महिला को बड़ा कोट करते हैं, लेकिन आज देख सकते हैं आप इनके सांसद से लेके विधायकों से लेके सब पर केस दर्ज है, लेकिन सब बाहर घूम रहे हैं। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार जो है महिलाओं को संरक्षण देने की बात करते हैं? कहाँ इनका ईमान चला जाता है? ये श्री राम और हिंदू व्यक्तित्व को या धर्म सनातन की बातों को ये करते हैं, तब इनका धर्म कहाँ चला जाता है? जब उज्जैन में एक बेटी के साथ बलात्कार तो आप होता लोगों है, को क्या लगता है कि धर्म, सनातन धर्म और हिंदू की बात नहीं करनी चाहिए बीजेपी को? क्या इससे तो ये मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस यही चाहती है, आप जिस तरीके से कह रही हैं? आलोक जी, हाँ जी आलोक धर्म जो है, राम और कृष्ण को मैं भी मानती हूँ, मैं भी कृष्ण की बंसज हूँ, ठीक है। और कृष्ण ने ही कंस जैसे मामा का वध किया था, और यही मध्य प्रदेश में एक शिवराज मामा कहलाने वाले आज भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने दूध में से जिस प्रकार मक्खी को फेंक दिया जाता है, उस प्रकार इस मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह जी को इन्होंने उनका अंत कर दिया राजनीति का। और आज ये जिस तरीके से धर्म की बात कहते हैं, मैं 1 मिनट में खत्म करना चाहूंगी, बात पूरी करिए। बिल्कुल बिल्कुल, कि धर्म एक भाव है, हर व्यक्ति, हर मनुष्य के अंतर मन में है, लेकिन आज ये इस पूरे मध्य प्रदेश और देश का दुर्भाग्य है कि ये राम के नाम पर राजनीति जो कर रहे हैं, इसका परिणाम इनको बहुत जल्दी मिलेगा। चलिए, कौन राजनीति कर रहा है, कौन इकरार कर रहा है, किसके दिल में क्या है? वाणी अहलूवालिया जी, कुल मिलाकर के अभी जो कमान है, जिस तरीके से रोशनी यादव जी ने कहा कृष्ण जी के वंशज है, तो फिलहाल अभी मध्य प्रदेश की जनता ने डॉक्टर मोहन यादव को कमान संभाल रखी है। और जो तमाम सारे अभी सवाल उठाए थे रोशनी यादव जी ने, अब मैं चाहूंगा आप अपनी बात रखें। वाणी अहलूवालिया जी, अब मैं ये बोलना चाह रही हूँ मेरी काबिल दोस्त को कि एक बहुत बड़ा अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। कांग्रेस में हर कार्यकर्ता नेता होता है और भारतीय जनता पार्टी में हर नेता कार्यकर्ता होता है। इस नाते चाहे वो हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री हैं या उमा दीदी हैं, सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी होते हैं। सबको सामने खड़े होने की जरूरत और आवश्यकता नहीं है। और रही बात शिवराज मामा की, तो उन्हें लोकसभा चुनाव से केंद्र में जोड़ा जा रहा है। उनका कद छोटा नहीं हुआ, उनका कद बड़ा किया गया है। तीसरी चीज, जो ये महिला सम्मान की बात करते हैं, तो मुझे लगता है प्रवक्ता की सूची में इन्हें अपने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में देखना चाहिए कि कहीं 2-3 दिन पहले ही कोई महिला प्रवक्ता ने कोई टिप्पणी की है कि जातिवाद से परेशान है और इतने रोष है अंदर कांग्रेस में, उसने कुछ टिप्पणी डाली थी। मुझे लगता है मेरे काबिल दोस्त को उसके बारे में भी पढ़ लेना चाहिए, तो पता चलेगा कि कांग्रेस के अंदरूनी क्या विचारधारा हो रही है। क्या है कि अब कांग्रेस का जो ये पूरा परिवार और जातिवाद के कारण कोई विचारधारा बची नहीं है। ये जो पूरा वृक्ष है, वट वृक्ष, ये अब सड़ चुका है। इसलिए अब इतनी कमजोरी आ गई है कि बड़े बड़े नेताओं को इन लोग
जो बिल्कुल लड़ना नहीं चाह रहे थे उनको मैदान में किसी तरह उतार रहे हैं, क्योंकि इनके पास योग्य दूसरे कोई नेता थे नहीं उस पोस्ट, उस स्थान पर के लड़ने के लिए। चलिए, तो कोई ये सब जी जी बेबुनियाद बातें हैं, चाहे ठीक वो है। महिला सम्मान की हो, चाहे वो रोजगार की हो। आंकड़े बोलते हैं और आंकड़ों में हम जानते हैं भोपाल की क्या स्थिति है, स्वच्छता की क्या स्थिति है, गैस पाइपलाइन से लोगों के घर पहुंच रहा है, जल नीति क्या है, लोगों को स्वच्छ जल मिल रहा है। आप ये जानते हैं कितने बच्चे बीमार पड़ते थे जो चूल्हा जलाती थी महिलाएं घर पे, और जब से हमने गैस पहुंचाई है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नेतृत्व है वो इतना विशाल और इतना सुंदर नेतृत्व है कि उन्होंने हर चीज के, हर पहलू के बारे में और योजनाएं बनाई हुई हैं इस जी। देश के लिए। ठीक है, बच्चे ये भी बीमार योजनाएं पड़ रहे हैं, हैं। अब जनता तक पहुंचाने में भी उन योजनाओं को बीजेपी कहीं ना कहीं कामयाब साबित हुई है कि उन योजनाएं जो जिस खास वर्ग के लिए चलाई जा रही हैं उनका लाभ क्या उन तक मिल रहा है। मैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी आपके पास आ रहा हूं। रमेश जी, आपने दोनों राजनीतिक दलों की बात सुनी। अब बड़ी बात यह है कि दोनों जीत हार की बात कर रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन इसमें जनता के मुद्दे कहां हैं? देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि जनता के व्यक्तिगत मुद्दे थोड़ा सा कम है, लेकिन कुछ भी हो भाजपा को दो बातों का तो श्रेय दिया ही जाना चाहिए। एक, कुछ भी हो, जिस तरीके से सड़क का काम, बिजली का काम, पानी का काम जो हुआ है, निश्चित रूप से इसका श्रेय भाजपा को दिया जाना चाहिए। और इसके कारण जो गांव का लोकल उत्पादन था वो उसको आज मार्केट मिलने लगा है, एक बात पर। और दूसरा, राष्ट्र और संस्कृति को लेकर के जिस तरीके से प्रोत्साहन मिला है और राष्ट्र संस्कृति के प्रति जो लोग थे उसमें एक आत्मविश्वास जागृति देश में आई है, ये काम भी कहीं ना कहीं इसका श्रेय भी भाजपा को है और इसका लाभ पूरे देश में इनको मिल रहा है। इस समय अगर आप देखेंगे, ये जो भाजपा इस समय 300 से ऊपर सीटें उन्होंने ली थी 2019 के चुनाव में और एनडीए मिलाकर के 350 प्लस थे, उसके पीछे भाजपा के काम तो अपनी जगह थे, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र और संस्कृति का जो स्वाभिमान जागा है वो उसका श्रेय उनको दिया ही जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये चुनाव में ये मुद्दा भी एक बड़ा काम करेगा। लेकिन इस समय भाजपा को जो कठिनाई आने वाली है इस चुनाव में, दिग्विजय सिंह जी की पद यात्रा से कार्यकर्ता जो चार्ज हुआ, बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं, उससे जो कार्यकर्ता में निराशा है वो दिग्विजय सिंह जी की पद यात्रा से वो दूर होगी और कार्यकर्ता राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में काम में लगेगा, ये लाभ होगा। भाजपा को इस समय एक दो चीजों पर भाजपा को मुझे लग रहा है कि कठिनाई आएगी इस चुनाव में। एक सबसे बड़ी बात, इनके पास इसमें कुछ भी हो, मोदी जी का नाम एक प्रकार से प्रूफ का इक्का था, वो इन्होंने विधानसभा में इस्तेमाल कर दिया है। अब लोकसभा में क्या ऐसा नया फैक्टर लाएंगे, एक बात। दूसरा, बड़ी संख्या में जो कांग्रेस से लोग आ रहे हैं उसमें भाजपा का जो कैडर का कार्यकर्ता था वो कैसे उनके साथ तालमेल बिठा करके उसमें जो असहजता का भाव आ रहा है पिछले स्तर पर, वो कैसे होगा, ये दो समस्याएं। ठीक है, जो आपने समस्याएं उठाई कांग्रेस और बीजेपी के लिए जो सवाल है, मैं आपका ही सवाल पूछता हूं। आज मैं वरिष्ठ जो पत्रकार ने सवाल किया है, सबसे पहले मैं रोशनी यादव जी, एक वरिष्ठ पत्रकार ने साफ तौर पर कहा है कि सड़क, बिजली, पानी, यह ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के चलते, बीजेपी राज के चलते इनमें काफी जो व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त हुई है। ये एक वरिष्ठ पत्रकार ने साफ तौर पर कहा है। जी जी आलोक जी, देखिए, ये जब भी कोई सरकार एक साम्राज्य को चलाती है तो उनके सामने जिस तरीके की समस्याएं होती है, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी रही है और जब स्वतंत्रता के बाद अगर हम देश को आजाद होने के बाद अगर हम देश की और प्रदेश की स्थिति देखते हैं तो कांग्रेस ने अथाह काम किया है और उसका भंडार है। आईआईटी, आईआईएम और जो है इंडस्ट्रियल एरिया, हर कुछ डेवलपमेंट किया है। पर आज ये पानी और जल जीवन की इन्होंने बात की है, तो मैं एक निवाड़ी जिले की बात करती हूँ जहां से मैं खुद स्वयं बिलोंग करती हूँ। उसको इन्होंने 90% घोषित कर दिया है कि वहां नल जल योजना कंप्लीट कर दी गई है। लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि आप वहां पे जाके अपना सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन करिए और देखिएगा कि कितने गांव में वहां पे जो है पाइपलाइन और नल जल योजना इन्होंने पहुंचाई है। एक तो फर्जी आंकड़ों के साथ, ये फर्जी लिस्ट जो है मीडिया और जनता को भ्रमित करते हैं।
अच्छा। और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा जमीन पे उतर के हकीकत को जानना चाहिए। अच्छा। और मध्य प्रदेश जब आप यानी कि साफ तौर ओरछा पर रामराज, आपका कहने का ये मतलब है, राम तात्पर्य यही राम है रोशनी जी कि सारी की सारी जो जमीनी जी। हकीकत है, जो आंकड़े हैं, वो सिर्फ और देखिए, सिर्फ अभी कांग्रेस ने ही इन्होंने सर्वे कराया है। हाँ, ठीक है, मैं चलिए एक फाइनल कमेंट में जी वाणी आलूवालिया जी से, जो सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं, और एक सवाल यह है कि जो विधानसभा चुनाव में जो तुरुप का इक्का था वो आप लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, और अब लोकसभा चुनाव में किस को बेस बनाएंगे? एक सवाल का जवाब अब फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा वाणी जी। हम 10 साल दिग्विजय सिंह जी को सीएम के पद पर देख चुके हैं और इस प्रदेश का बंटाधार हो गया था। ये एक पिछड़ा प्रदेश था उन पूरे 10 साल कांग्रेसी शासन में। और दूसरी चीज, ये प्रजातंत्र है ना, किसी का साम्राज्य नहीं है। तो अभी भाजपा ने जो परिवर्तन लाए हैं, भाजपा सरकार पिछले विगत 10 वर्षों से ज्यादा से हमारे सामने है, धरा पर है, कुछ भी काल्पनिक नहीं है। और मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी, माई लास्ट कमेंट, दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। अनपरफॉर्मिंग जो थी गवर्नमेंट, उसको हमने हटवा, जन आंदोलन में, जन लोकप्रियता में हटाया है। इसलिए भाजपा की सरकार आज है और रहेगी। जी रमेश जी, कुल मिलाकर के अब देखिए बात घूम फिर के यही आ गई है, बीजेपी लगातार कह रही है परफॉर्मिंग रिफॉर्मिंग के जरिए जनता के बीच जा रही है। फाइनल कमेंट आज की डिबेट का। देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि जो काम अगर हुए हैं उनको जितना अच्छा ये प्रचार कर पाएंगे, जो कर पाएगा, या कांग्रेस जो अच्छे वादे कर पाएगी उसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस को थोड़ा आत्ममंथन भी करना चाहिए। इस समय कहीं ना कहीं इस समय सारे कांग्रेस के नेता दूसरे को बहुत ज्यादा गिरे आते हैं, अपनी तरफ से बात कम करते हैं। पहली बार मुझे ये जो नया मुद्दा कांग्रेस लेकर आई है कि 1 लाख रुपया बहनों को मिलेगा, निश्चित रूप से इसका थोड़ा बहुत लाभ उनको जरूर मिलेगा। उसका क्योंकि वो फॉर्म वगैरह निश्चित पर भरवा रहे हैं। बाकी भाजपा अपने काम को लेकर के गाँवों में जाएगी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के जाएगी, उसका लाभ भाजपा को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के इस समय रोचक चुनाव राजगढ़ का है, दिग्विजय सिंह का बिल्कुल रोचक चुनाव, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। समय बहुत कम है, 31 सेकंड में मैम जसवानी जी अपनी बात रखिए, आप कुछ बात अपनी कहना चाह रही जी। पिछले 6-8 महीनों के लिए जो कांग्रेस सरकार थी, कमलनाथ जी ने कोई वायदे पूरे नहीं किए। उन्होंने किसानों को भी झूठ बोला और आज भी किसान वो भोग रहे हैं। जो वायदे किए, जो भाजपा की स्कीम्स थी, उन्होंने संबल योजना बंद कर दी, मेधावी जो छात्र योजना थी बंद कर दी। तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं इनसे? जी चलिए रोशनी जी, आप कुछ मुस्कुरा रही हैं, कुछ अपनी बात रखना चाह रही हैं, जल्दी से मैं चाहूंगा एक फाइनल कमेंट आपसे भी जल्दी से। रोशनी जी कि जो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगारों को, युवाओं को रोजगार देने की बात कही, आज तक इन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया। महंगाई कम करने पे ये 2014 में इलेक्टेड होके आए थे, इन्होंने सरकार बनाई देश में, लेकिन आज तक ये महंगाई का एक दाना भी कम नहीं कर पाए। और ये मेरी बहन गैस सिलेंडर की बात कर रही थी, गैस सिलेंडर आपने दे तो दिया, लेकिन गैस सिलेंडर की टंकी कितने में भरवा रही? कांग्रेस जब रही है 460 रुपए रहा है। और महंगाई, ये जो पेट्रोल पंप डीजल जो युवा मोटरसाइकिलों से चलते हैं, आज वो पेट्रोल पंप और डीजल में जो अड्डे हैं वो लूट के अड्डे इन्होंने बना दिए, केवल व्यापार चल रहा है। और ये जो महिलाओं की बात करती, मणिपुर में इतने बड़े अत्याचार होते रहे, क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ये सब क्यों मौन थे? क्या एक बार ये नहीं जा सकते थे वहां जाकर के? लेकिन ये केवल और केवल जो है भ्रमित करके, और मैं यही कहना चाहूंगी कि ये वाकई राम को मानते हैं तो राम के नाम पर राजनीति करना बंद कर दीजिए। जनता के आम मुद्दों पर चुनाव लड़िए, हिम्मत और पूरी ताकत के साथ और सरलता के साथ। चलिए, जनहित से जुड़े मुद्दे होंगे, जनता जब चाहे जिसे सत्ता के सिंहासन पर बैठा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया वाणी जी आपका, रोशनी यादव जी आपका भी, और रमेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिग्विजय सिंह की पदयात्रा को लेकर के लगातार अब विजयी अभियान जारी है, लेकिन एक बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि इस चुनाव को थोड़ा सा दिग्विजय की एंट्री से रोमांचकारी जरूर बना दिया है। नमस्कार।